हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। जैसे कि आप सबको पता है, हम ए टू जेड सीरीज में इकोनॉमिक्स को कवर कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन को हम विद कंसेप्ट क्लियरेंस जो है डिस्कस करेंगे। सो हम बिगिन कर रहे हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हु ऑथर्ड द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। देखो, बुक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसको समझने से पहले कुछ कंसेप्ट मैं आपके क्लियर कर रही हूँ। देखो, आज़ादी से पहले 1930s के सिनारियो की हम बात कर रहे हैं। उस टाइम तक काफ़ी सारी जनता, हमारी इंडियन पॉपुलेशन काफ़ी एजुकेटेड हो चुकी थी और कहीं ना कहीं ये बात हमें समझ आ चुकी थी कि अगर हमें हमारे देश में इकोनॉमिकली हमारे देश को डेवलप करना है, ग्रोथ करना है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो है एक वेल प्लान स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो पहली बार ये बात आई थी 1934 में। तो इसको कैसे समराइज करोगे? तो यहाँ पे बात की गई है, एक दो जनता से बात नहीं बनेगी, कम से कम तीन चार जनता से बात बनेगी। तो कम से कम आपको 3 से 4 आपकी जो है जनता को अपने साथ एंगेज करना है, ताकि आप देश में इकोनॉमी की ग्रोथ की बात कर सको। तो 1934 में बड़ी विशेष बात की जाएगी और वो विशेष बात कौन करेंगे? एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया जो है इकोनॉमिस्ट नहीं थे, ये बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर थे। और इंजीनियर होने के बावजूद इन्होंने जो है एक बुक लिखी है, दैट इज प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और उसमें इन्होंने ये चीज़ मेंशन की है, जब तक हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को ही करते जाएंगे तो हमारा देश कभी भी जो है इकोनॉमिकली जो है डेवलप नहीं करेगा। इसका मतलब हमें एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना पड़ेगा। अगर हम एग्रीकल्चर से स्विच करेंगे टूवर्ड्स द इंडस्ट्री, तो आने वाले 10 साल में हमारा नेशनल इनकम कैसा हो जाएगा? डबल। ये बात इन्होंने अपनी बुक में लिखी थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में। तो पहली बार ये बात किसने करी है? एम विश्वेश्वरैया ने, यानी कि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि विशेष बात की है 1934 में। और बाय प्रोफेशन ये इंजीनियर्स हैं। और याद रखना, इनका जो बर्थडे होता है वो 15 सितंबर को होता है। इसीलिए 15 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल इंजीनियर्स डे। अब पहली बार जो है ये बात करी थी एम विश्वेश्वरैया ने। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी आपकी रहेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उन लोगों में भी ये बात आने लगी, यार प्लानिंग की जरूरत बहुत मैंडेटरी है। तो इसका मतलब 4 एंडिंग है, तो 4 साल बाद 1938 का टाइम पीरियड आएगा, जब पहली बार सुभाष चंद्र बोस ये बात कहेंगे कि हमारे देश में एक्चुअल में प्लानिंग होनी चाहिए। इसके लिए जो है हमें फॉर्म करना है नेशनल प्लानिंग कमेटी। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी को जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1938 में। और इस कमेटी में जो है टोटल कितने मेंबर्स रहेंगे? तो इस कमेटी में जो है टोटल मेंबर रहेंगे 15 मेंबर्स। और इस 15 मेंबर में से एक होंगे चेयरमैन, और वो चेयरमैन कौन रहेंगे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो है इस कमेटी के क्या रहे? चेयरमैन रहे। वक्त आगे बढ़ता गया। 38 के बाद 4 का कंसेप्ट ही लगाना है आपने। 1944 का वो टाइम पीरियड आएगा जब एक प्लान आएगा, दैट इज बॉम्बे प्लान। ये बहुत सारे कैपिटलिस्ट, मैंने बार बार इकोनॉमी में कहा है, कैपिटलिस्ट वो होते हैं जहाँ पे ओनरशिप प्राइवेट होती है। तो इंडिया के लीडिंग कैपिटलिस्ट जिनको लीड कर रहे थे JRD टाटा। तो उन्होंने ये बात कही कि देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, वो भी हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, तभी हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। तो ये बात इन्होंने कह दी। फिर हुआ क्या? 1944 में इस प्लान को अपोज करते हुए गांधी जी सामने आएंगे, यानी कि गांधीयन योजना लेकर आएंगे। और उन्होंने कहा, भाई मैं बॉम्बे प्लान को एग्जैक्टली जो है एंटायरली मैं पूरी तरह से इसको कहता हूँ कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ। क्योंकि देश में जो है हमारी जनता ग्रामीण एरिया यानी कि रूरल एरिया में रह रही है, जो कि एग्रीकल्चर कर रही है। इसका मतलब डेवलपमेंट गांव में होना चाहिए, ना कि इंडस्ट्री आपकी शहरों में डेवलप होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा, हम जो इंडस्ट्री लगाएंगे गांव में लगाएंगे, और गांव में इंडस्ट्री यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री लगाएंगे। तो ये बात कही किसने? गांधी जी ने 1944 में। 45 में एक और प्लान आएगा, नाम हो जाएगा उसका पीपल्स प्लान। मन की बात कह रहे हैं, जनता की राय से। मन यानी कि MN राय मतलब रॉय। तो MN रॉय जो है पीपल्स प्लान लेकर आए, जिसमें पहली बार बिल्कुल एग्जैक्ट बात कही गई कि ये मत देखो कि शहर को कितना दिया जाना चाहिए, गांव में कितना डेवलपमेंट होना चाहिए। ये चीज को देखो, जनता को नीड किसकी है। तो बेसिक नेसेसिटी पे बात पहली बार 1945 में की गई पीपल्स प्लान में, जो कि लेकर आए थे MN रॉय। और लास्ट जो प्लान आएगा सर्वोदय प्लान,
विनोबा भावे जी के प्लान था आपका जो है सर्वोदय, उसी चीज़ को देखते हुए जो है आपका ये प्लान को पूरा फॉर्मुलेट करेंगे जयप्रकाश नारायण जी। और उन्होंने ये बात कही कि भाई चीज़ें ये देखो, आप देश में डेवलपमेंट करो, रूरल को भी डेवलप करो, अर्बन को भी डेवलप करो, पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखो कि जो भी आप डेवलपमेंट करते हो उसको फ्री करो फॉरेन टेक्नोलॉजी से। यानी कि कहीं ना कहीं इन्होंने एक बात क्लियर कंसेप्ट में नहीं कही, पर इन्होंने ये बात डेवलप कर कहने की कोशिश की कि जो भी चीज़ बनाओ वो देश के अंदर की चीज़ें बनी होनी चाहिए, आपका प्रोसेस्ड होना चाहिए। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारे देश में एक कमीशन बनेगा, दैट इज प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन जो है ओरिजिन में कब आएगा, तो प्लानिंग कमीशन ओरिजिन में आएगा 1950 में। अब देखो, अगर आप डिजिटली देखो तो आपके जो नंबर्स होते हैं वो 0 to 9 के बीच में चलते हैं। अगर आप 0 और 9 को एलिमिनेट कर दो तो क्या बच जाएगा, 15। और इस बात को मार्क कर लो, मार्क मतलब मार्च, तो 15 मार्च 1950 को इस्टेब्लिश हो जाएगा प्लानिंग कमीशन, जहाँ से हमारे देश में प्लान बनने स्टार्ट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ 5 ईयर प्लान, जिसे हम कहते हैं पंचवर्षीय योजना। देखो, 5 साल के जो प्लान बनते हैं वो हमारा अपना कंसेप्ट नहीं था, ये कंसेप्ट हमने बोरो करा हुआ है। कहाँ से ये हमने अडॉप्ट करा है, यूएसएसआर यानी कि रशिया, यानी कि रशियन रेवोल्यूशन से हमने अडॉप्ट करा है। तो बेसिकली ये कुछ एक चीज़ें थी प्लानिंग कमीशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो इंडिया में जो है जब आपकी प्लानिंग होनी स्टार्ट हुई, उसी प्लान में कहीं ना कहीं ये बात आई कि एग्रीकल्चर को और अच्छा बनाना है, इसके लिए हमें एग्रीकल्चर में चेंजेस करने पड़ेंगे। उसके लिए हम एक रेवोल्यूशन लाए, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है। क्या ग्रीन मेन्योर यूज़ करना है, यानी कि आपकी ऑर्गेनिक बनी हुई खाद यूज़ करनी है, या फिर क्रॉप को जो है और रेज करना और बढ़ाना है, या फिर हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, यानी कि हाई यील्ड जिसकी बहुत अच्छी पैदावार है ऐसी सीड्स का यूज़ करना है, या फिर ग्रीन क्रॉप्स का यूज़ करना है। तो बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन लाया ही इसलिए गया था कि हमें हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ करना है, हाई यील्ड के जो है ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ करना है जिससे प्रोडक्टिविटी डबल हो सके। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली 2 क्रॉप्स की बात की गई थी, व्हीट एंड राइस। और जब इस रेवोल्यूशन को लेके आए तो पूरे इंडिया में 2 स्टेट हमारे सामने ऐसे आए, दैट इज पंजाब एंड हरियाणा, जहां प्रोडक्टिविटी डबल देखने को मिली। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में किसे कहा जाता है, एमएस स्वामीनाथन को, जिनको 2024 में जो है भारत रत्न से अवार्ड किया गया है। तो ये कुछ एक फीचर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन इंपॉर्टेंट फीचर है हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम को इनिशिएट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय। देखा जाए हम लोग खुद कहते हैं कि हमारा देश जो है कैसा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की। अगर हमारे पास इतना पैसा है तो हम डेवलप्ड नेशन क्यों है, हम डेवलपिंग नेशन क्यों है, अभी डेवलप्ड नेशन क्यों नहीं बन पाए। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर 1 की इकोनॉमी इज यूएसए, नंबर 2 पे जो आएगी दैट इज चाइना, 3rd नंबर पे जो इकोनॉमी है वो है जापान, 4th पे आ जाएगी जर्मनी, और 5th पे आ जाएगी इंडिया। और इंडिया ने जो है सरपास किया था यूके को, तो यूके जो है किस नंबर पे आ गया, 6th नंबर पे। अब देखो, पैसा यूके से ज़्यादा इंडिया के पास है, बट स्टिल हम डेवलपिंग है, ये डेवलप्ड है। वो कैसे, वो हमें पता चलता है पर कैपिटा इनकम से। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। अब इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमने देखा हमारे पास टोटल पैसा कितना है। अगर इस टोटल पैसे को टोटल जनता से डिवाइड कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि पर पर्सन के पास इंडिया में कितनी कमाई आती है। तो जब हमने पैसे को डिवाइड करा हमारी जनता से तो हमें ये पता चला कि हमारी जनता भी तो बहुत ज़्यादा है। अगर जनता बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारे पास सफिशिएंट इतना अमाउंट नहीं है कि हर एक जनता को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसीलिए जो है हमारा देश डेवलप ना होके कैसा है, डेवलपिंग है, क्योंकि अभी हमें पैसे को और इंक्रीज करना पड़ेगा, रेज करना पड़ेगा, ताकि इतना सफिशिएंट अमाउंट हो जाए कि हर जनता आपकी बेसिक नेसेसिटी रोटी कपड़ा मकान को आपका जो है क्या कर सके, अर्न कर सके और कहीं ना कहीं अपनी बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल कर सके। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम इनटू पॉपुलेशन नहीं।
क्या नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे? ये भी नहीं। इसका मतलब टोटल जनता को टोटल पैसे से डिवाइड करोगे तो पता चलेगा कि हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है। क्योंकि देखो पॉपुलेशन जो है अभी हमें पता है कि हाँ जी ये हमारे पास जो है कुछ एक नंबरिंग ये फीचर्स है, इसको टोटल पैसे यानी कि नेशनल इनकम से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगी पर कैपिटा इनकम। इसके हिसाब से यूएसए कि जनता को अगर आप जो है टोटल इस इनकम से डिवाइड करोगे तो ये पता चलेगा इनके पास सफिशिएंट इतना अमाउंट है कि ये हर जनता जो है यहाँ पे अपनी बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल कर सकती है। चाइना भी डेवलपिंग नेशन है, अगर इनके पास पैसा ज़्यादा है तो जनता भी ज़्यादा है, इसीलिए ये स्टिल डेवलपिंग नेशन है। जापान और जर्मनी पॉपुलेशन भी कम है, आपके पैसा भी ज़्यादा है, इसीलिए ये कैसे हैं डेवलप्ड नेशन है, और इंडिया भी कैसा हो जाएगा डेवलपिंग नेशन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट टैक्स? तो पहले समझो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। मान लो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मुझे जो है गवर्नमेंट की मैं सर्विसेज दे रही हूँ, तो बदले में सरकार मुझे क्या देगी? सैलरी देगी। अब जो मुझे सैलरी दी है उस पर टैक्स भी तो लेगी ना गवर्नमेंट, उसे कहेंगे सैलरी मतलब इनकम, और इनकम पे क्या देंगे? टैक्स। तो इसका मतलब इनकम टैक्स कट करेगी कौन? आपकी गवर्नमेंट। अब इनकम टैक्स जो है मैं अपने अकाउंट से डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करती हूँ, तो हमारे बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं है। तो ऐसा टैक्स जहाँ पे आपका जो है डायरेक्ट पेयर और पेई के बीच में एक रिलेशनशिप बने, वो आपके जो टैक्स होते हैं दैट इज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मैंने एक शॉप पे जो है एक दूध का पैकेट परचेज करा, मिल्क का पैकेट परचेज किया, तो मैंने शॉपकीपर को 30 रुपीज़ दिए। तो मैंने शॉपकीपर को 30 रुपीज़ दिए, ना कि मैंने गवर्नमेंट को 30 रुपीज़ दिए। इसका मतलब मैंने क्या किया? पे करा है शॉपकीपर को, और मेरे बिहाफ में शॉपकीपर फर्दर पे करेगा, और रिटेलर जो है फर्दर हम सब के बिहाफ में जो है पे करेगा किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो इसका मतलब बीच में कितने सारे इंटरमीडिएट्स आए। तो जब भी आप जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हो, आपके बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स आ जाए, उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन कौन से टैक्स आपके डायरेक्ट टैक्स है। तो सबसे पहले मैंने अभी कह दिया इनकम टैक्स, वो कैसा है? आपका डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि आपकी इनकम से डायरेक्टली कट कर लेते हैं, और डायरेक्टली किसके पास जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। नेक्स्ट है वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स की बात करें, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी वेल्थ है, अगर आप अपनी वेल्थ पे पैसा दोगे टैक्स, तो किसी और को तो नहीं दोगे, डायरेक्टली किसको दोगे? गवर्नमेंट को दोगे। तो वेल्थ टैक्स भी कैसा हो जाएगा? डायरेक्ट टैक्स। और कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट्स ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, अगर यहाँ पे कॉर्पोरेशन से टैक्स जा रहा है तो ऑब्वियसली वो भी कैसा टैक्स होगा? डायरेक्ट टैक्स। सो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जहाँ बहुत सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं। सबसे पहला आ गया कस्टम ड्यूटी टैक्स। तो देखो कस्टम ड्यूटी क्या होता है? मान लो कोई चीज़ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, अगर मैं कोई चीज़ दूसरे देश से खरीद के इंडिया में ला रही हूँ उसे इंपोर्ट कहेंगे, और इंडिया में जो प्रोड्यूस की हुई चीज़ अगर मैं इंडिया से बाहर बेच रही हूँ उसे एक्सपोर्ट कहेंगे। तो जब भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे आपका टैक्स लिवाई किया जाता है उसे हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी टैक्स। अब देखो याद रखना एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो पेपर में आता है, क्या सारी इंपोर्टेड चीज़ों पे आपका जो है आपका कस्टम ड्यूटी लगता है, या क्या सारी एक्सपोर्ट की हुई चीज़ पे कस्टम ड्यूटी लिवाई होता है? तो याद रखना जो भी चीज़ आप इंपोर्ट करोगे ना सब पे आपका कस्टम ड्यूटी लिवाई होता है, पर सारी एक्सपोर्ट कर जो आप देश से बाहर भेज रहे हो उन सब पे कस्टम ड्यूटी लिवाई नहीं होता है। तो कस्टम ड्यूटी तो इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि हमने कहा हम जो है किस पे आपका लिवाई कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जो इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, इसमें तो मल्टीपल इंटरमीडिएरीज आपके आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास ना जाके इंटरमीडिएट्स के थ्रू होते होते किसके पास पहुंचा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। नेक्स्ट है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जो आपका टैक्स है ये रिटेलर या फिर कस्टमर पे करता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपका जो है कोई चीज़ हमने जो है इंपोर्ट करके इंडिया ला दी, अब इंडिया ला दिया तो कस्टम वालों ने कस्टम ड्यूटी लिवाई कर दिया क्योंकि उसको हम इंपोर्ट करके लाए हैं। अब वो जो है फर्दर बिकने के बाद डिफरेंट डिफरेंट रिटेलर्स के पास जाएगा, और रिटेलर के डिफरेंट डिफरेंट हेड ऑफिसेस होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे रिटेलर पे जो है टैक्स लिवाई किया जाएगा, दैट इज एक्साइज ड्यूटी टैक्स। तो याद रखना चाहे वो कस्टम है चाहे वो एक्साइज ड्यूटी है, दोनों के दोनों कैसे है? इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कॉर्पोरेट जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट को, तो ये डायरेक्ट टैक्स होगा, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ए एंड बी बोथ।
नेक्स्ट पे चलते हैं, हु कॉइन्ड द वर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहली बार किसने कहा? यानी कि इंडस्ट्री में भी एक रेवोल्यूशन, यानी कि इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात कर रहे हो और इंडस्ट्रियल फील्ड में आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, तो इसका मतलब इंडस्ट्री कैसे नहीं होनी चाहिए? ओल्ड, पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्री ओल्ड हो जाएगी तो दिखती बात है इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी भी तो कम हो जाएगी। तो इंडस्ट्री कैसे नहीं होनी चाहिए? ओल्ड नहीं होनी चाहिए। तो ओल्ड से याद रखना, आर्नोल्ड टॉनबी जो है आपकी वो पर्सनालिटी है जिन्होंने वर्ड कॉइन किया, दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द मिनिमम वेज एक्ट वाज इनेक्टेड। अब देखो, अगर आप लेबर पार्टिसिपेशन आपका है, आप काम कर रहे हो, लेबर फोर्स हो, वर्किंग फोर्स हो, तो ऑब्वियस है आपको बदले में वेज भी तो मिलना चाहिए। अब अगर आपने एक दिन में काम किया तो मिनिमम दिहाड़ी भी तो मिलनी चाहिए आपको। वो किस एक्ट के अंदर आती है? आंसर विल बी मिनिमम वेज एक्ट। और ये मिनिमम वेज एक्ट कब का है? 1948 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनल अप्रूवल टू द 5-year प्लान ऑफ इंडिया इज गिवन बाय। तो फाइनल अप्रूवल कौन देते हैं? तो बेसिक एक कंसेप्ट से समझा रही हूँ। प्लानिंग कमीशन जो कि अब कन्वर्ट हो चुका है नीति आयोग में। चाहे प्लानिंग कमीशन है चाहे नीति आयोग है, इनका काम सिर्फ प्लान बनाना है। प्लान में क्या कमियां हैं वो कभी ये इवेल्युएट नहीं करेंगे। तो इस चीज को इवेल्युएट करने के लिए हमने जो है एक काउंसिल बनाई थी, नाम था उसका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इस काउंसिल का काम था ये देखना कि प्लान में जो भी चीजें लिखी गई है क्या वो एग्जैक्ट है कि नहीं, क्या इसमें कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी है तो इसको इवेल्युएट करके इसमें चेंजेस करना। तो इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि फाइनल अप्रूवल 5-year प्लान को इंडिया में देता कौन है? तो आंसर विल बी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। यही आपका फर्दर जो है लिमिटेशंस देखेंगे, क्या कमियां हैं क्या कमियां नहीं है, अगर कमियां हैं तो उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, इन सब को जो है इवेल्युएट करता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन होता है? क्या वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, आरबीआई के गवर्नर, होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर? तो याद रखना, बात करें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो इसमें जो है हमने ये कहा कि प्लान बनाया है, प्लान को फर्दर जो है इवेल्युएट करना कि इसमें क्या कमियां हैं क्या कमियां नहीं है, ये सब देखना है। तो दिखती बात है आपके जो है कौन आ जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि लॉज बनाना किसका काम है? हाउसेस का काम है, लोकसभा का काम है। और आपकी जो है राज्यसभा की भी जो है उसमें क्या होती है? पार्टिसिपेशन होती है। बट स्टिल मेन हाउस कौन सा है? लोकसभा। तो उसके हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के भी जो आपके प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? इसका ना एक ट्रेंड है, मैंने आपको कहा था 1938 की बात थी जब सुभाष चंद्र बोस जी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट चल रहे थे। उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि नेशनल प्लानिंग कमेटी हम बनाएं, और वो बनाई भी गई जिसमें 15 मेंबर और चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। तो इसका मतलब जब 1950 की बात आई, बना आपका प्लानिंग कमीशन, तब भी चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 51-52 में जनरल इलेक्शन हुए और देश के प्रधानमंत्री बन गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। तब से ट्रेंड है कि चाहे वो प्लानिंग कमीशन है चाहे वो नीति आयोग है, इसके चेयरमैन हमेशा से देश के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो नीति आयोग के चेयरमैन भी कौन रहेंगे? आपके प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू।